दोस्तों, मीडिया के माध्यम से हम आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाते रहते हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में बहुत मुकाम हासिल किया हो। एक हमारे शहर की एक ऐसी बेटी, और जिसे मैं कहूँ शहर की एक ऐसी होनहार बेटी जिन्होंने आईटीएम यूनिवर्सिटी से बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट रही, और स्कूल में जहां तक की बात करूं, जो स्कूल में भी अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया और अपने परिवार का नाम रोशन किया। बीटेक होने के साथ साथ जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत एक ऐसी फेलोशिप की है। आज हम इनकी टेक्निकल चीजों से अलग वो बात करेंगे कि आपने बीटेक किया, एमएनसी ज्वाइन की, उसके बाद एजुकेशन में ग्राउंड लेवल पर जो काम किया है। निधि मनचंदा जो हमारे साथ बैठी हैं, सबसे पहले तो निधि, आपका हंसी की आवाज मीडिया पर बहुत आभार है, अभिनंदन है। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू कमिंग ऑन माई मीडिया। निधि जी, आप काली देवी स्कूल की टॉपर रही, डिस्ट्रिक्ट की टॉपर रही अपने समय में। उसके बाद आईटीएम यूनिवर्सिटी से आपने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस की, वहां भी आप टॉपर रही, सब जगह टॉपर रही। आप समाज सेवा में भी, सोशल फील्ड में भी बहुत आपने काम किया। आपने एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग काम किया था कि एमएनसी को छोड़कर आपने एक फेलोशिप ज्वाइन की थी दिल्ली के अंदर। मुझे वो कोर्स मुझे बताइए वो कौन सी फेलोशिप थी, फिर मैं आपसे उस फील्ड के बारे में बात करूंगा। जो मैंने फेलोशिप ज्वाइन करी थी उसका नाम है टीच फॉर इंडिया फेलोशिप। टीच फॉर इंडिया एक एनजीओ है जो इंडिया की 7 सिटीज में काम करती है, और ये जो भी यंगस्टर्स होते हैं, ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या फिर इवन अगर आप रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं, वो लोग इस फेलोशिप को ज्वाइन करते हैं। मैं एक क्वेश्चन बीच में कर रहा हूँ, आप बहुत बड़ी एमएनसी में काम करते तो उस टाइम बहुत, यानी कि काफी आपकी सैलरी भी बहुत थी, एकदम से अचानक आपके ये ख्याल कैसे आया कि जहन में ये बात कैसे आई कि मैं फेलोशिप ज्वाइन करूँगा? तो उसके 2 रीजन थे। एक रीजन तो ये था कि जब मैं उस एमएनसी में काम कर रही थी तो उस एमएनसी के भी कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसके थ्रू हम अलग अलग एनजीओ में जाते थे, पर वो हम महीने में एक बार जाते थे। तो मैं उसके थ्रू लिटरेसी इंडिया एक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई थी, जहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाने जाती थी महीने में एक सेकेंड सैटरडे को। तो वहाँ पर जाकर मुझे लगा कि अभी मैं जो कर रही हूँ उतना काफी नहीं है, इसको थोड़ा और भी करना चाहिए, क्योंकि महीने में सिर्फ एक बार जाने से शायद मैं इन बच्चों की जिंदगी में इतना बदलाव नहीं ला आपने तो वो बड़ा पैकेज छोड़ दिया था। हाँ, उसका दूसरा रीजन ये भी था कि वो पैकेज छोड़ने में उस टाइम इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई, क्योंकि मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंसी किसी की नहीं थी, मेरे पेरेंट्स की, मेरे भाई बहन की। मुझे सिर्फ अपना खर्चा निकालना था। और जो ये फेलोशिप है वो स्टाइपेंड देते हैं, 2 साल की है, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है, पार्ट टाइम नहीं है, तो आपको पूरा समय देना पड़ेगा। तो वो स्टाइपेंड देते हैं जिसको मिला के लगभग आप 23 से 25 हजार के बीच में अर्न करते हो हर महीने, यानी अपना गुजारा कर लेते हो। मुझे लगा कि इतना इनफ है, मैं इसमें सरवाइव कर सकती हूँ। लाखों का पैकेज छोड़ के आप इसमें आए थे। हाँ, तो किस टाइप का आपने वहाँ स्कूलों में ये फेलोशिप की है, बताइए जरा उसके बारे में। इस फेलोशिप में वो जो ये फेलोज को रिक्रूट करते हैं, वो उन्हें गवर्नमेंट के साथ उनका पार्टनरशिप है या एमओयू है, उसके थ्रू वो गवर्नमेंट स्कूल्स में हमें प्लेस करते हैं। तो मैं दिल्ली में आया नगर एक जगह है, वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है, एसकेवी आया नगर के, बेसिकली वो कन्या विद्यालय है वहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पर पढ़ाती थी, जो कि एक गर्ल्स स्कूल था, नर्सरी से 12th। कैसी एजुकेशन मिलती है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर दिल्ली में? आपने क्या स्टाफ कैसा देखा, स्टाफ कैसा देखा वहाँ? तो मेरा भी जो एक परसेप्शन था गवर्नमेंट स्कूल्स का, क्योंकि बचपन में मैं अपनी दादी के साथ स्कूल जाती थी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर रही आपकी दादी ने। तो वो दरी पे बच्चे पढ़ते थे और इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत प्रॉब्लम रहता था। वैसा जो परसेप्शन था, वो पहला परसेप्शन मेरा टूटा वहाँ जाकर, क्योंकि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स अब वैसे नहीं थे। फ्रॉम आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव और अमेनिटीज जो वहाँ पर बच्चों को दी जाती है, अब वो काफी बेटर थी, बेंचेस अवेलेबल थे, इलेक्ट्रिसिटी रहती थी। इट इज वेरी स्ट्रेंज टू नो इट कि भी इन गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली they are giving corporate house amenities and facilities to the staff and students. बिल्कुल। Is it so?
बिल्कुल। इससे मुझे याद आता है कि एक अतिशी, अगर आपने सुना होगा, अतिशी जी एक पॉलिटिशियन है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर। तो उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि जब वो दिल्ली गवर्नमेंट का एक मुआयना करने गई थी, तो उन्होंने वहाँ पर देखा था कि सबसे पहले बच्चे की क्लासरूम के पास में ही टॉयलेट है और इतना स्मेल आता है कि बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो उनका पहला थॉट यही था कि जब तक हम बच्चे को माहौल ही नहीं दे पाएंगे पढ़ाई करने का, तो वो कैसे पढ़ाई करेगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने पहले 5 साल इसमें इन्वेस्ट किए कि हम इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलते हैं और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं। और जो इम्प्रूवमेंट मैंने देखा भी सही, वहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं हर क्लास में, तो प्रिंसिपल मॉनिटर करती हैं टीचर्स को, बायोमेट्रिक सिस्टम है सारे टीचर्स के लिए, और कंप्यूटर लैब्स भी हैं, बच्चों के लिए टैबलेट्स भी थी। तो ये सारी सुविधाएं बच्चों फैकल्टी है ही बराबर, फैकल्टी फैकल्टी थी। बिल्कुल बिल्कुल। आप हरियाणा के अंदर क्या कंपैरिजन करते हैं? हरियाणा के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो जिसे हम कॉर्पोरेट स्कूल्स भी कहते हैं जीडी गोयनका, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ रुझान कम है बच्चों का, पेरेंट्स का भी, और प्राइवेट स्कूल की तरफ ज्यादा, ये क्यों है? इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, पर जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और मैंने हरियाणा के स्कूल्स को अभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मेरे रिलेटिव्स, मेरी बुआ ये सब पढ़ाते हैं, चाची जी, तो उनके थ्रू मैं सुनती हूँ। तो पहली चीज ये भी है कि अभी यहाँ पर जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट स्कूल्स में उतना बदलाव नहीं आया, और टीचर्स भी अभी अपनी जॉब को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो पेरेंट्स को ये डर रहता है कि क्या मेरे बच्चे को उतना अटेंशन मिलेगा, उतना अच्छी एजुकेशन मिलेगी। इस वजह से वो प्रेफर करते हैं कि अगर मेरी इनकम अलाउ है तो मैं अपने बच्चे को किसी बेटर स्कूल में भेजूँ। तो एक तो ये रीजन हो गया कि हम उतनी क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाते जितना कि हम एक प्राइवेट स्कूल में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मिल जाएगी। उसके अलावा क्लास में बैठती थी और एक टीचर उनको सर्व कर रहा है, तो जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, और मैं 70 बच्चों पे एक साथ ध्यान नहीं दे सकती। तो पर्सनल अटेंशन बच्चे को, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनमें स्टफ कैसा आता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर? एज इन बच्चे कहाँ से आते हैं? रिमोट एरिया से आते हैं। मोस्टली जहाँ मैं पढ़ाती थी वहाँ पे मोस्टली बच्चे जो थे वो माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे थे। स्लम बस्ती से भी होंगे। हाँ, मतलब जो आया नगर एरिया है वो मिक्स्ड एरिया है, वहाँ पे लो इनकम, मिडिल स्कूल और सभी बेसिकली फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम वर माइग्रेंट वर्कर्स हु हैव कम फ्रॉम उत्तराखंड, यूपी, बंगाल। हरियाणा के अंदर मॉडल संस्कृति स्कूल बन गए हैं जो यानी कि इनको कम्पीट कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल से, जो भी बड़े कॉरपोरेट स्कूल हैं। आपको लगता है कि भी अब हरियाणा के स्कूलों की भी कुछ बेटरमेंट हुई है? टू सम एक्सटेंट आई वुड से यस, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर्स ऐसे डाल दिए हैं या फिर ऐसा सिस्टम डाल दिया है कि जिससे टीचर्स को रिपोर्ट देनी होती है, तो उस तरीके से एजुकेशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। बट मेरा ये मानना है वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन ऑर्डर टू गिव क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। आई एम पुटिंग लास्ट क्वेश्चन टू यू। वी आर गोइंग थ्रू a crucial period of the global pandemic here, and children and students are lagging behind their studies. They are going through digitally and online study. अब यानी फिजिकल स्कूल खोल दिए गए हैं, तो क्या बच्चों में मेंटल अगेनी है, स्ट्रेस है जो है वो दूर होगा? आप कुछ जो बॉन्डिंग स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो आप लग रहा है आपको? आप बताइए। हाँ, एब्सोल्युटली एक गैप आ जाता है जब एक समर वेकेशन के बाद भी बच्चे वापस आते हैं, तो टीचर को फिर से उनको एक बार सेटल डाउन करना पड़ता है और एक ट्रैक पर लाना पड़ता है कि वो शुरू करें। और अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 2 साल से बच्चे दूर रहे हैं, तो उनको वापस ट्रैक पे आने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। बट आई एम होपफुल कि हाँ, अगर टीचर्स पूरा एफर्ट डालें और पूरे अपनी 100% दे तो ये गैप हम जल्दी ब्रिज कर पाएंगे। पर इसके लिए एफर्ट्स थोड़े ज्यादा डालने पड़ेंगे। दैट इज समथिंग I believe it's possible, but there is a lot of hard work which is needed from the teacher's side. Most of the students are अपने क्या फोबिया हो गया उनको, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फोबिया हो गया है उनको, ऑनलाइन स्टडी कर करके, और फोन फोबिया हो गया है। इस फोबिया को दूर करने के लिए फिजिकल इंटरेक्शन बेटर रहता है।
बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री कि दोनों मोड ऑफ लर्निंग जिसको हम ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग ब्लेंडिंग मोड ऑफ लर्निंग वो दोनों ही जरूरी है, जहाँ पे अब डिजिटल इज हियर टू स्टे, हाँ, डिजिटल लर्निंग virtual and digital also, और साथ में ये जो फिजिकल फॉर्म ऑफ लर्निंग है वो भी होगा, जो blended होगा। मिक्स ऑफ बोथ। या निधि जी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। यू हैव expressed and elaborated the things in well-versed way. I extend my gratitude to you coming on my media. Thank you a lot.